everyone, my name is सोनिया सहरावत and welcome back to your own YouTube channel सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम यूपी टीजीटी के लिए 2 मंथ हमारे लास्ट बचे हुए हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरह से हम प्रिपरेशन में अब इन 2 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए हम आज की इस सेशन में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चे। कुछ आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एक हाउसवाइफ कैसे टाइम को मैनेज करे या कैसे चीजों को मैनेज करे। सो आज का हमारा सेशन इसी के बारे में रहेगा बेटा कि यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको लास्ट 2 मंथ में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है या क्या करना है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है बेटा हमारा सिलेबस जो कि टॉपिक वाइज। मैं हर अपनी वीडियो में यही आपको बताती हूँ कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला काम यह है किसी भी प्रिपरेशन में। और सिलेबस को आपको करना क्या है, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है सो दैट आप उस पर टिक करते रहो और आपके माइंड में एक चीज रहे कि मेरे इतने टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं, इतने चैप्टर्स या इतनी यूनिट मेरी कंप्लीट हो गई है और ये यूनिट्स या ये चैप्टर मेरे पास क्या है बचे हुए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है अभी। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये चीज पूछते हैं कि मैम टॉपिक वाइज करें या यूनिट वाइज करें, कैसे करें। सपोज हमें क्या करना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है तो एनिमल किंगडम में फाइलम में जो जो एनिमल्स हैं, पोरीफेरा में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको लिया, टॉपिक उठाया वहां से। और आपको किन बुक्स से स्टडी करना है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो हर बार आपको सजेस्ट करती हूँ बुक्स, वो है हमारी एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता जूलॉजी और एमपी कौशिक की बॉटनी। मैंने यहाँ से चीजें क्लियर की थी, जो चीजें हमारी 11th 12th एनसीईआरटी में नहीं है या फिर जो चीजें हमारे पास 12th लेवल तक नहीं है, वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वो आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो 2 चीजें हैं वो है एक एनिमल किंगडम और एक हमारा प्लांट के अंदर जितनी फैमिलीज वगैरह और एनिमल किंगडम में जितने फाइलम है वो सब हमें अदर बुक्स से देखने होते हैं। तो ये बुक लीजिए या फिर अब इन बुक्स के अलावा जिसके पास ये बुक नहीं है और वो अब लास्ट टाइम में कोई बुक परचेज भी नहीं करना चाहता है, तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है जिनमें वो टॉपिक मिल जा रहे हैं उन्हीं से कंप्लीट करना है। आपको बस टॉपिक सारे कवर होने चाहिए। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपने बीएससी के नोट्स हैं आपके पास या एमएससी वाले नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई और बुक है ही नहीं कि बीएससी एमएससी की, या फिर मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, नीट वाले जो नोट्स होते हैं, आपके आसपास कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर आपके पास ही हो, आपने की हो, तो उन नोट्स में या उन बुक्स में क्या होता है, नीट के लिए जब बच्चा प्रिपरेशन करता है तो वो 11th 12th लेवल का ही पढ़ता है, बट उसको डिटेल में उसी चीज को वहां क्या होता है डिटेल में या डीप नॉलेज ली जाती है थोड़ी। 11th 12th बोर्ड देने के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा उन्हीं चीजों को, उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा जाता है। तो उन चीजों से आपके अब ये सारी चीजें तो है बेटा पढ़ने के लिए कि टेक्स्ट बुक या फिर आपको ये मटेरियल या टॉपिक कहाँ से कंप्लीट। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है बेटा सिलेबस में, वो है 11th and 12th एनसीईआरटी की बुक्स को ऐसा कर दीजिए कि उनकी सारी चीजें, मैं जब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा रही थी प्रीवियस ईयर वाले, एलटी ग्रेड वाला कराया या पीजीटी 2016 वाला कराया, तो मैं आपको बताती हुई चल रही थी कि ये क्वेश्चन आपका 11th 12th एनसीईआरटी से कवर हो जा रहा है। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 11th 12th एनसीईआरटी आपने अगर अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो वहीं से सोल्व हो जाते हैं। सो 11th 12th एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छी कर ली। ये नोट्स आपके पास जो है टॉपिक वो होना चाहिए। हमें ये नहीं कह रही बीएससी के सारे नोट्स पढ़ने बैठ जाओ या एमएससी के सारे नोट्स पढ़ने बैठ जाओ, टॉपिक वहां से लो और वो टॉपिक आपको इजी लैंग्वेज में जहां से अच्छे से समझ में आ रहा है और जो आपके पास अवेलेबल है वहां से पढ़िए। टॉपिक सिलेबस से ही लेने हैं बट वो आपको इनमें से, इन सोर्सेस में से जहां से भी मिल रहा है वहीं से लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से। अब बात आती है, ये हमने 11th 12th एनसीईआरटी कवर कर लिया, ये नोट्स वगैरह कर लिए, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस को कवर कर रही है। एंड आई होप दैट आप लोगों का सिलेबस अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने एक बार गो थ्रू हो गए हो आप सारे सिलेबस से, जो भी आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है, बिकॉज अब आपके पास 2 मंथ है बेटा। 2 मंथ होते हैं किस चीज के लिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन
एंड प्रैक्टिस। आपको जो चीजें आपने पढ़ी है उनको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ये है कि मेरे तो अभी टॉपिक्स ही बचे हुए हैं, मैं तो अभी सिलेबस ही कवर नहीं कर पाया हूँ सारा, तो उसमें भी परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बिकॉज आप देखिए कोई भी एग्जाम हमारा डेट आती है तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज एक बार पहले भी डेट आई थी वो पोस्टपोन हुई थी, तो क्या पता वो अब वाली डेट जो है वो भी 1-2 महीना आगे चली जाए, पोस्टपोन हो जाए। तो आपको करना क्या है, कंटिन्यू रहना है अपनी प्रिपरेशन में। आप अगर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उनको कीजिए कंप्लीट, और अगर बहुत ज्यादा पोर्शन बचा हुआ है तो बहुत ज्यादा के चक्कर में ये नहीं करना है कि लास्ट तक एग्जाम हमारा आ गया और हम अपना सिलेबस ही पढ़े जा रहे हैं और नई नई चीजें उठा के पढ़े जा रहे हैं। नई नई चीजें पढ़ोगे तो पुराने को भी रिवाइज नहीं कर पाओगे और सब आपस में मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आपकी मेमोरी में सारी चीजें नहीं जा पाएंगी। तो रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम रखना है। कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, छूट जाने दो। आपको पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपको रट जाएगा तो फिर तो आप पूरे मार्क्स ले आओगे भाई, जितने का पेपर होता है तो पूरे नहीं लाने हैं, हमें मेरिट में आना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो स्मार्टली प्रिपरेशन करो। आपको ये वाले चीज को टाइम जरूर देना है, रिवीजन को और प्रैक्टिस को टाइम देना है, तो उसके लिए भी अपना बचा के रखिए बेटा, कम से कम 1 महीना। अब बात आती है कि रिवीजन और प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जितने भी हमारे सिलेबस में यूनिट हैं उनमें से किन यूनिट्स को या किन चैप्टर्स को 11th-12th लेवल तक का पढ़ ले तो सफिशियंट है, या किन यूनिट्स को हमें कहाँ से पढ़ने की जरूरत है, अदर हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ने की जरूरत है। सो आप एक चीज देखिए बेटा, एक तो सेल बायोलॉजी हमारी, एक इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स आता है, इसी के अंदर आ जाता है ये भी, जेनेटिक्स है हमारे पास, इवोल्यूशन है, एंड इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आप पहले पढ़िए 11th-12th से, 11th-12th से आपने इनको पढ़ लिया, तो अब आपके पास अगर टाइम बचता है और आपके पास इतना है कि भाई मैं इन वाली यूनिट्स को मैं अदर बुक से भी पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ूं, अदरवाइज ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये 11th-12th के सफिशियंट है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अदर बुक से भी पढ़िए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इन चैप्टर्स को बस 11th-12th लेवल तक का तैयार कीजिए, बट इनमें से 80% आपका उन्हीं से 11th-12th से ही कवर हो जाता है इन सारी चीजों का। अदर जो पढ़ने की नीड है अदर बुक्स से हमारे ग्रेजुएशन लेवल की, वो सारी चीजें क्या है बेटा हमारा, एक तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, एक हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं। ये सारी चीजें आप देखिए और बहुत सारा पोर्शन है ये, आप सिलेबस उठा के देखिए टीजीटी का या पीजीटी का किसी का भी, तो आप किसी भी सिलेबस को देखोगे तो उसमें बाकी सारी चीजें एक तरफ है और ये पूरा हाफ कवर करती है ये सारी चीजें, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सो आपको ये अदर ग्रेजुएशन लेवल की बुक से पढ़ने की नीड है, और ये आप पहली चीज ये है ना कि ये सारी चीजें हमें कवर करनी है कम टाइम में, तो आप इनको वहां से कीजिए 11th-12th लेवल से, और ज्यादा आपके पास कोई नीट वगैरह के नोट्स हैं तो वहां से ले लीजिए। बिल्कुल 11th-12th एनसीईआरटी से तो नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा डिटेल आपको जाननी है तो ये वाले नोट्स ले लीजिए आप, और यहाँ से और एनसीईआरटी से दोनों से ये टॉपिक्स कवर कीजिए और ये ग्रेजुएशन लेवल से कवर कीजिए। अब टॉपिक जितने भी हो गए हमारे, तब भी हमें ये लगता रहता है कि भाई ये पढ़ लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सिलेक्शन हो जाता है, या तो किसी की बहुत ऐसी लेवल की प्रिपरेशन हो कि उसको सारी चीजें उसने कई बार पढ़ ली है। बट जो अच्छा कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो तभी आता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। मैं अपनी ही बात करूं तो जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक तो बेटा 2013 में वैकेंसी आई थी, तब मैंने एग्जाम दिया था 2013 वाला यूपी पीजीटी का, और वो बिना प्रिपरेशन के दिया था कि जितना मुझे आता है उतने को लेके मैं चली गई, जितना मुझे आता है और उतना करके आ गई। उसमें अबाउट 60 क्वेश्चन मेरे सही हुए होंगे, 60-70 के अराउंड, और मुझे लगा था कि सिलेक्शन नहीं होता है और मैं पढ़ भी लूंगी तो मेरा तो नहीं होगा, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी। बट जब मैंने सीरियसली प्रिपरेशन की तो यूपी अल्टी ग्रेड है, उसी टाइम पर ये सारी वैकेंसी आई और ये सारे एग्जाम मैंने दिए। और जब मैं दे रही थी एग्जाम को, यूपी अल्टी ग्रेड भी जब मैंने दिया, यूपी पीजीटी भी दिया, केवीएस के भी पीजीटी टीजीटी के दिए,
तो मुझे एग्जाम देने के बाद भी ऐसा ही लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई भी ये तो मत सोचो कि भाई अगर आपको घबराहट हो रही है कि नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, तो ये सबके साथ होता है, सबको ऐसा ही लगता है। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर सकते हम और पॉसिबल नहीं है हमारा सिलेक्शन होना। भाई एक दूसरे लोग ये ऐसी ऐसी चीजें बोल के रखते हैं, भाई 125 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से जिसके 100 से ऊपर 110 115 होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो वो प्रेशर रहता है माइंड में कि इतने तो मैं करके ही नहीं आया सही, इतने मेरे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी नहीं कि बिना प्रिपरेशन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा या बिना डीपली पढ़े हो जाएगा। आपको मैं पहले भी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ 1 ईयर, और वो सबके आईक्यू पर डिपेंड करता है कि सबका आईक्यू डिफरेंट होता है, बट फिर भी 1 to 1.5 ईयर, 1-1.5 साल आपको अच्छी तरह प्रिपरेशन को देना होगा। उसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो। और जब तक पढ़ते रहते हैं ना तब तक ये लगता है कि यार ये चीजें भी भूल जाऊंगा, ये पढ़ तो लिया बट अब ये याद रहेगी या नहीं रहेगी। बट जब एग्जाम देने बैठते हैं तो ऐसी बात नहीं है, उसका रिजल्ट निकल के आता है अगर आप पढ़ के गए हो, अच्छी तरह रिवीजन करके गए हो और पढ़ के गए हो तो। सो जो पीजीटी का एग्जाम था, यूपी पीजीटी का, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था सिलेक्शन, बट केवीएस का पीजीटी टीजीटी का जो रिटन है, प्राइमरी का भी रिटन और यूपी प्राइमरी का भी, यूपी एलटी ग्रेड का भी, और ये सारे के सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गए थे। सो वो प्रिपरेशन के लिए एक टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि इतना टाइम आपने प्रिपेयर किया, सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ा और स्पेशली अपने सब्जेक्ट को टाइम दिया, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अब बात आती है बेटा रिवीजन की और प्रैक्टिस की। रिवीजन कहाँ से कर, रिवीजन तो अपने आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। प्रैक्टिस की बात अगर हम करें तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, मैं पहले भी आप लोगों को ये सैंपल पेपर के बारे में बता चुकी हूँ। यूथ कंपटीशन का आता है हमारा, इसके बाद विद्या का है, लिया था मैंने एक यूपी पीजीटी के लिए, अरिहंत का था और घटना चक्र का। सो ये सारे सैंपल पेपर लीजिए बेटा, जितने ज्यादा सैंपल पेपर या बुक्स आप कलेक्ट कर सकते हो उतने कीजिए और उनको सबको सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि लेके बहुत सारे रख लिए, जो जो आप लेते रहे उनको सोल्व करते रहिए, साइड करते रहिए, दूसरे खरीदते रहिए। तो जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप लास्ट टाइम पे सोल्व कर सकते हो उतना बेटर होगा। आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी सोर्सेस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने टॉपिक्स नोट कीजिए कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, किसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कुछ आप एक अपने नोट्स में कहीं एक ये भी प्रिपेयर कीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बनाइए। जब आप ऐसे पेपर सोल्व करोगे ना बहुत सारे, तो अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे कि भाई प्लेसेंटा में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार, एग के टाइप में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फादर पूछे जा रहे हैं कि अलग अलग ब्रांचेस के फादर क्या है, या सेंटर पूछे जा रहे हैं डिफरेंट की ये सेंटर कहाँ पर है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अपना एक कॉलम बनाइए और उन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है कि भाई उनमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है जरूर। मॉक टेस्ट दीजिए या फिर आप जो भी वीडियोस देखते हैं जिनमें आपको कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व कराते हैं, उन वीडियोस को देखिए और उनसे अपना देखिए कि आप कितना आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है। अब आपके नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं बेटा, आपने बोला है कि भाई हाउसवाइफ कैसे टाइम को मैनेज करे कि इन 2 मंथ में हम मैक्सिमम ले सकें अपना रिजल्ट और हम सिलेक्शन ले सके। तो हाउसवाइफ की अगर टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं बेटा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ तो यही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने भी एग्जाम आप लोगों को बताया कि मैंने ये सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो सब बिफोर मैरिज थे। बिकॉज शादी से पहले क्या होता है बेटा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो नहीं होती है बहुत ज्यादा। तो और शादी के बाद चीजें ऐसे चेंज हो जाती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप अपनी स्टडीज को टाइम कम दे पाते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड वी कैन से दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टर मैरिज स्टडीज को टाइम देना और मैनेज कर पाना। हाउस होल्ड वर्क्स है और घर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके साथ साथ स्टडीज को टाइम देना बहुत डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका डिटर्मिनेशन है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है और आपका पक्का इरादा है भाई कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप चीजों को क्या कीजिए कि जो चीजें कम इम्पोर्टेंट है, जिसको किए बिना काम चल सकता है, उन चीजों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आप वही काम कीजिए, घर के भी है या कैसे भी है, उन्हीं काम को टाइम दीजिए जो बहुत जरूरी है, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, और बाकी टाइम बचाइए सब जगह से कि आप अपनी स्टडीज को टाइम दे सकें। देखिए जॉब बहुत जरूरी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है, तो कुछ टाइम के लिए आपको बाकी सारी चीजों को कम जरूरी में रखना होगा
और जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन पे ध्यान देना होगा कि भाई इतना किया और मैंने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लिया। डिफरेंस तो होता है। बिफोर मैरिज क्या है, हमारे पास सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, घर में जब होते हैं तो लड़कियां स्पेशली, ये प्रॉब्लम लड़कियों को ही है। सो हमें क्या होता है कि शादी से पहले हमें अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है पूरा, और हमारे ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। बट शादी के बाद मैं अपनी ही देखूं तो आई एम मैरिड एंड आई हैव अ किड ऑल्सो। सो क्या होता है, अगर मैं कुछ पढ़ने की भी सोचती हूँ तो मुश्किल हो जाता है चीजों को मैनेज करना। बट बेटा मेरे पास जॉब है तो मुझे उसे भी 6 to 7 आवर्स देने पड़ते हैं। आपके पास अभी वो वाली चीज नहीं है, तो आप घर की चीजों से बचा के टाइम सारा अपनी अपनी पढ़ाई में लगाइए, और आपके मन में वो लगन होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। सुबह निकालिए 2 घंटे, दोपहर में निकालिए, रात को निकालिए, और आप कंटिन्यू अगर डेली पढ़िए, छोड़िए मत कोई भी दिन ऐसा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, तो सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, और घर वालों को अपने साथ लाइए, उनसे वो भी आपको कोऑपरेट करें कि भाई कुछ टाइम हमको आपको टाइम देना है, और हमें जॉब मिलेगी तो आपको भी बेनिफिट, सीधी सी बात है, हमारी जॉब का आपको भी होगा ही। एक चीज और, जो लोग क्या कर रहे हैं, हम बीएससी एमएससी होने के बाद या बीएड होने के बाद क्या सोचते हैं कि भाई प्राइवेट टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी, देखिए उसका बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होता है उसका। अगर आप इस तरह से टीचिंग करते हो तो आप अपना टॉपिक या अपना मटेरियल तैयार करके जाते हो, तब बच्चों को डिलीवर करते हो वो चीजें, तब पढ़ाते हो, तो उससे प्रिपरेशन अच्छी तो होती है। बट उस चीज में टाइम ज्यादा जाता है, बिकॉज आपने तैयार किया, बच्चों को पढ़ाया, और एक स्कूल जो है आपसे 7 से 8 घंटे लेता है, तो वो 7 से 8 घंटे की थकावट और घर की चीजें देखने की थकावट, तो उसके बाद पढ़ने के लिए आपकी बॉडी या माइंड प्रिपेयर नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, अब अगर एग्जाम नजदीक है तो आप कोई भी अगर इस तरह से कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन दे रहे हैं या कहीं स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, कहीं भी, तो आप उसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि वहां मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कुछ टाइम के लिए वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और ज्यादा टाइम दीजिए। बिकॉज आप उतने घंटे जहां आप जॉब को दे रहे हैं, एक उतने घंटे अगर आप अपनी स्टडीज को देंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।